नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। उससे पहले बस वही भाषण, लेकिन ये भाषण नहीं, सच्चाई है। जितना खुश रहोगे ना, प्रॉब्लम उतना दूर भागेगी। नहीं तो प्रॉब्लम आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद फिर बचने का कोई उपाय नहीं। तो चॉइस इज योर्स। अगर सोचना है तो सोचते हुए समय गुजारो और बीमार हो जाओ, नहीं तो सब छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा, बस सामने जो आ रहा है उसे पूरा करो और चलते रहो। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवीना और ईशा दोनों ही एक दूसरे से खंडर के पास टकराते हैं। इसके बाद उन दोनों की इंटेंस बहस होती है। बीच में रवीना की कार का फंस जाना और बर्फबारी के साथ ही रवीना को ठंड लगना, जहां ईशा उसकी केयर करती है और उसे अपने गले से लगाकर पूरी रात बैठी रहती है। अब आगे, कार की खिड़की पर बर्फ की पतली परत जम गई थी। सुबह हो चुकी थी और हल्की धूप का आभास भी हो रहा था, जैसे किसी ने रोशनी भेजी हो, लेकिन वो रोशनी भीतर आने से डर गई हो। रवीना की आंखें खुलती है। एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि एक गर्माहट जो उसकी पीठ पर लगी थी। ईशा की बाहें अब भी उसके गले में ढीली पड़ी हुई थी। ईशा गहरी नींद में थी। माथा रवीना के कंधे पर टिका हुआ। रवीना ने हल्का सा सिर घुमाया। ईशा की सांसें अब भी उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी और इसके साथ ही कांप रही थी रवीना की सांसें। उसके अंदर के जज्बात तूफान पर थे। कुछ ऐसा महसूस किया उसने जो शायद कभी नहीं किया था। वो धीरे धीरे उस गर्माहट को अपनी पीठ से अलग करने की कोशिश करती है। रवीना ने हल्का सा सिर घुमाया और गले में उसके हाथ ढीले पड़ गए। ईशा गहरी नींद में थी। माथा रवीना के कंधे पर टिका था। रवीना मन में सोचती है, ये क्या था? एक रात या एक दरार जो खुल गई है मुझ में। उसने धीरे से उसकी गर्दन सीधी की और ईशा को बिना जगाए खुद को थोड़ा अलग किया। पर जैसे ही वो खिसकी, ईशा की आंखें खुल गई थी। नींद की भरी आवाज में ईशा ने पूछा, भाग कहाँ रही हो? इंटरोगेशन पूरा नहीं हुआ अभी। रवीना सर्द आवाज में खुद को समेटते हुए, मुझे बाहर की हवा लेनी है, सफोकेटिंग है यहाँ। ईशा उसे देखती है, हाँ तुम्हारा ईगो भी तो हवा से ज़्यादा भारी है, जाओ बाहर। रवीना कार का दरवाज़ा खोलती है। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और बाहर जाकर गहरी सांस लेती है। वो सांस जो जाने उसने कब से थामी हुई थी, लेकिन उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। बाहर आते ही कल रात के सारे किस्से उसके दिमाग में फिर से रिवाइंड होने लगते हैं और वो अपनी कार के पास जाती है। कार पर जमी बर्फ को धीरे धीरे साफ करने की कोशिश करती है और इसके साथ ही अपने कार के दरवाजे को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है। काफ़ी समय बीत गए थे, लेकिन अब भी बर्फ़ की कुछ चट्टानें कार के ऊपर ही थी, जिसे उसने वहीं छोड़ने का फैसला लिया था और दरवाजे को खोलने के लिए तत्पर थी, लेकिन दरवाज़ा अभी नहीं खुला था। ईशा बाहर निकलती है। उसे थोड़ी राहत दोगी तो धूप की रोशनी से हो सकता है कि बर्फ़ पिघले और वो खुल जाए, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जोर आजमाइश करनी है तो गो ऑन, कर लो। अगर खुल गई तो मुझे बताना, और अगर नहीं खुली और थक गई तो फिर से तुम्हारा ईगो तुम्हें वो बात कहने तो देगा नहीं। रवीना उसकी तरफ देखती है, तुम्हें मेरी ईगो से इतनी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ईगो से प्रॉब्लम नहीं है, ईगो के बाद तुम जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती हो उससे प्रॉब्लम है। रवीना फिर से बर्फ़ के पास घूमने लगती है। बर्फ अब भी सफ़ेद चादर की तरह धरती पर फैली थी, लेकिन सूरज जाग चुका था। पीछे से ईशा उतरती है। आंखों में अब कोई रात नहीं थी, बस एक खामोश सवाल थे, कब तक घूमना है तुम्हें यहाँ पर?
जब तक मेरी कार का दरवाज़ा नहीं खुल जाता। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। हाँ, अब तो मैं जा ही सकती हूँ, लेकिन उसके लिए सामने रास्ता भी साफ होना चाहिए और उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी डिक्शनरी में पेशेंस नाम का कोई भी वर्ड है तो थोड़ा पेशेंस दिखाओ, वरना इसी तरह चंडी बनी रहो। रवीना फिर से उसे घूरती है और एक बार फिर से जाकर अपनी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार उसके कार का डोर ओपन होता है और ईशा उसे बस खामोशी से देखे जा रही थी। ईशा को जाने क्यों पर उसकी हरकतें क्यूट लग रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। रवीना उसकी तरफ देखती है। क्या मुस्कुरा रही हो? तमाशा चल रहा है? नहीं, मैं देख रही हूँ कि एक निर्जीव वस्तु ही तुम्हें सही ठिकाने लगा सकती है, बाकी इंसानों को तो तुम कच्चा खा जाओ। रवीना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे घूरती रहती है और बस एक सवाल करती है, वैसे तुम जो मुझसे इतना बहस कर रही हो, क्या अब तुम फिर से वही बन जाओगी, कैफ़े कॉन्टेस्ट वाली ईशा, या फिर जो कल रात थी वो ही रहोगी? ईशा अचानक से नज़रें चुराने लगती है। एक बार मैं टूट रही थी तो तुमने मुझे संभाला था, याद है, कैफ़े में, और मैंने उसका हिसाब पूरा किया। इससे ज़्यादा कुछ सोचना मत, और इससे ज़्यादा अगर सोचा ना तो फिर मुझसे फाइट भी आती है। अच्छा, पुलिस वाले को डरा रही हो? हाँ, और अगर पुलिस वाली ऐसी रहे तो उसे डराना चाहिए। इन दोनों की बातें यहीं ख़त्म हो जाती है और ईशा फिर से थोड़ी देर के बाद कहती है, कल रात के लिए कुछ बोलना नहीं चाहोगी? रवीना, क्या बोलूँ? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, सोचा कि थैंक यू भी बोलूँगी, लेकिन तुम तो चढ़ गई मुझ पर और तुमने कुछ किया नहीं, बस एक इमरजेंसी ब्लैंकेट बनी थी, तो ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। ईशा हल्की मुस्कुराहट के साथ, अच्छा, और तुम क्या थी? ब्रोकन हीटर? मुझे आदत नहीं किसी के इतने पास आने की। रवीना मुंह उठाकर कहती है। तभी ईशा कहती है, तो प्रैक्टिस कर लो, दुनिया में इंसान रहते हैं, सस्पेक्ट नहीं, तो आते जाते पास तो आएंगे ही। फिर तुम फिर से सार्केज़म पर उतर आई, तुम्हें मज़ा आता है क्या? हाँ, वरना क्या करूँ? थैंक यू कहूँ उस स्टिफनेस के लिए जो तुमने हक करते हुए मुझे दी थी। इतनी तेज कोई हक करता है? रवीना को अचानक से रात की बातें याद आती है। कम से कम किसी बाउंड्री का ख्याल था मुझे, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, तुम तो हर एहसास पर वार्निंग टिप लगा कर घूमती हो ना। मैं किसी की आदत नहीं बन सकती। तभी ईशा कहती है, कोई तुम्हें आदत मांग भी नहीं रहा है और न बनने के लिए बोल रहा है, खुद को इतने इम्पोर्टेंस मत दो। तभी रवीना उसके पास आती है। देखो, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ, कल रात सिर्फ सर्वाइवल थी तुम और कुछ नहीं। सर्वाइवल में कुछ मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ ब्रीथ नहीं कराते, जिंदा भी करते हैं। तुम हमेशा इतनी ड्रामेटाइज कैसे रहती हो? हाँ, और तुम हमेशा हर चीज़ से भागती रहो, हर बातों से भागती रहो। दोनों के अंदर कुछ देर की चुप्पी छा गई थी। फिर ईशा ने कपड़ा निकाल कर उसके गले में सॉफ्टली लपेट दिया। तुम्हारी गर्दन ठंडी हो रही है और मेरी बातों से तुम्हें कोई वार्मथ तो मिलने वाली नहीं। रवीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा, पूरा नहीं, बस एक पल के लिए। उस नज़रों में कोई रोमांटिक वादा नहीं था, पर एक छोटी सी दरार थी जहाँ से कोई उजाला रवीना के अंदर जाने के लिए तैयार था। पर सवाल था कि क्या रवीना इस रोशनी को अपने अंदर आने देना चाहती थी या नहीं। कुछ कनेक्शन चिल्ला कर नहीं आते, वो बस एक सर्द सुबह में एक हल्के से कपड़े के स्पर्श में आके दिल को थोड़ी देर के लिए ही थाम लेते हैं और इसके साथ ही किसी और के नाम आत्मा कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही होना था शायद। इधर पूरी रात के बाद इंतज़ार के बाद शालू कैफ़े कॉन्टेस्ट में बैठी थी और उसके सामने कॉफ़ी का कप था। किताबें खुली हुई थी, पर उसकी निगाह बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। वो बेसब्री से ईशा का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुलता है और रवीना और ईशा अंदर आते हंसते हुए। ईशा, तुमने देखा था अपना चेहरा, बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। अच्छा, तुम्हारी कॉफ़ी की गर्मी थी या तुम खुद हीटर थी, पता नहीं, लेकिन मैं तो बच गई।
और उसके लिए थैंक यू। दोनों हंसते हैं। ईशा रवीना के गले से स्कार्फ निकालती है बेहद नज़ाकत से, बिना कुछ बोले, और सालू मन में उसके गले में ईशा का स्कार्फ। ईशा की नज़र सालू पर जाती है। अरे शालू तू कब आई? सालू बेहद शांत से, काफ़ी पहले तुम दोनों की एंट्री करते देखा। सो स्टॉपर लग रहे थे दोनों। ईशा हंसते हुए, ये रवीना है, रिमेंबर आई टोल्ड यू द IPS वन। रवीना सिर हिलाकर सालू को हाय करती है और सालू बिना उसकी तरफ देखे ईशा से कहती है, तुम इनके साथ? हाँ, कल रात हम दोनों ही फंस गए थे। फिर मैडम ठंड से कांपने लगी और मैंने इनकी मदद की, दैट्स इट। तभी सालू खींचते हुए, ओह IPS है तो स्कार्फ क्यों लपेट रखा? खुद को डाकू समझ रही थी क्या? और दूसरी बात, IPS वालों को इतनी ट्रेनिंग तो मिलती ही होगी कि ठंड से बचा जा सके। रवीना सिर्फ सिर हिलाती है और एक पल की चुप्पी। ईशा को ये मजाक अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करती हुई, सालू व्हाट द हेल? सच कहा तो बुरा लग गया तुम्हें? ईशा, क्या सच है ये झूठ? ये बात नहीं है, बात तेरे टोन की है, तू अजीब टोन में बात कर रही है। तभी रवीना धीरे से ईशा का हाथ थामते हुए, लेट इट गो, नो वरीज। सालू की आंखों में आंसू भर आए थे। वो ईशा की ओर देखती है, अगर इन सब से फुर्सत मिल जाए तो एक बार अपने पापा को कॉल कर लेना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और नहीं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठकर अपने रोमांटिक डेट अंदाज एंजॉय करो। और वो एक पल को इन दोनों को देखती है, ईशा का हाथ रवीना के हाथ में, और उठकर बाहर चली जाती है। सालू सुन तो। तब तक ईशा बाहर जा चुकी थी। रवीना धीरे से, उसे स्पेस दो, थोड़ी देर बाद गुस्सा उतर जाएगा। ईशा आंखें झुकाकर, सॉरी, वो ऐसी बातें नहीं करती किसी से, जाने क्यों आज। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। रवीना, मैं निकल रही हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो अब आप मुझे अपना ध्यान रखने कह रही हैं? दुश्मन को इतनी तरजीह? रवीना उसके पास आती, कोई बात नहीं, दुश्मन अगर जान बचाने वाला हो तो कभी कभी उसे छूट दी जा सकती है। और इतना कहते ही वो उसके करीब से गुजरते हुए कैफे से बाहर निकल जाती है। ईशा की धड़कन एक पल को फिर से तेज हो गई थी। वो उसे जाती हुई देखती है और बस कुछ देर खड़ी रहती है। बाहर बर्फ गिरना बंद हो चुका था, पर हवा में अभी भी ठंडक थी। आसमान बादलों से ढका था और पेड़ों की परछाइयाँ कमरे की दीवारों पर चलती है, जैसे यादें मन में चल रही हो। रवीना अपने कॉटेज पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय बीत गया था और शाम होने को थी। आंखें दूर पहाड़ियों की ओर टिकी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। खिड़की के पास ऊनी शॉल ओढ़े, हाथ में गर्म कॉफी का मग, लेकिन अभी तक एक भी घूंट नहीं लिया था उसने। तभी अम्मा उसके कमरे में आती है और कहती है, बाहर तो ठंड है पर तू खड़ी है जैसे धूप खोज रही हो। क्या हुआ ऑफिसर मैडम, सब ठीक? रवीना बिना मुड़े, पता नहीं अम्मा, कभी कभी किसी की बातें, किसी का साथ मन के अंदर बहुत कुछ गर्म कर जाता है, फिर भी बाहर सब ठंडा ही लगता है। अम्मा मुस्कुराते हुए पास आती है। कोई आया था मन के दरवाजे तक? रवीना धीरे से, हाँ, पर वो जा चुका है और मैं सोच रही हूँ, वहीं अटकी हूँ कि वो इंसान क्यों आया था। अम्मा उससे देखती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। दिल के रास्तों का नक्शा कहाँ बनता है बेटा? कुछ लोग सिर्फ मोड़ होते हैं, कुछ मंजिल और कुछ बस ठहराव। हमें सबको पार करना ही पड़ता है। रवीना हल्की आवाज में, उसके साथ एक अजीब सा सुकून था अम्मा, जैसे मैं भी कभी किसी की नज़रों में हल्की हो सकती हूँ अपनी भारी जिंदगी के बावजूद। तभी अम्मा कहती है, और अब? रवीना धीरे से मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में अकेलापन झलक रहा था। अब सिर्फ सन्नाटा और कुछ सवाल। अम्मा चुपचाप उसका कॉफ़ी का मग पकड़ लेती और एक गहरी सांस भरती। अच्छा, वैसे ये कॉफ़ी कैफ़े कॉन्टेस्ट से लेकर आई है? नहीं, मैंने खुद बनाई है।
अच्छा, तू जानती है कैफ़े कॉन्टेस्ट का नाम कॉन्टेस्ट क्यों पड़ा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं कभी। आप बताएंगे क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ दो लोगों के बीच के अंतर को समझा जाता है, उनके डिफरेंसेस पर बात की जाती है। और कॉन्टेस्ट का एक मतलब तो आँखों से गिरते आंसू भी होता है। गिरा हुआ आंसू, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ जब सती को खो बैठे थे तो उनके आंसुओं से कई तीर्थ बने थे। कॉन्टेस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। रवीना गंभीर आवाज में, तो ये जगह भी किसी टूटे हुए के आंसुओं से बनी है? अम्मा उसे मुस्कुराते हुए देखती है। हाँ, और यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग मुस्कुराते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और कुछ लोग तो खुद को यहीं भूल कर भी चले जाते हैं। रवीना खामोश थी। बाहर एक कुत्ता दूर भौंक रहा था। ठंडी हवा खिड़की के कांच से टकरा कर एक कपकपी सी दे रही थी। अम्मा रवीना के कंधे पर हाथ रखती। जिसे तू आज छोड़ कर आई है, शायद वही कल कोई तेरा रास्ता तय करे। मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तभी रवीना धीरे से कहती है, या शायद वही मेरा रास्ता भटका दे। अम्मा हंसती है। तो भटक जाना एक बार। कब तक कानून की लकीरों में दिल को बांध के रखेगी? कभी कभी तो भटकते हुए भी इंसान सही रास्ते ही पहुंच जाता है। और ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी रवीना कहती है, पता है अम्मा, आज जब उसने मेरा हाथ थामा तो पहली बार लगा कि मैं भी किसी की चिंता का कारण बन सकती हूँ। अम्मा धीरे से, तो डरो मत, तू सिर्फ अफसर नहीं है, याद रख कि तू इंसान भी है। तू बेटी है, औरत है, और एक इंसान। और इंसान को कभी कभी बस किसी की नज़दीकी चाहिए होती है। बस इतनी सी बात है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर अम्मा वापस कमरे में चली जाती है। रवीना वहीं खड़ी रहती है, चुप। पर अब उसकी चुप्पी में अकेलापन नहीं था। उसकी चुप्पी में कई सवाल गूंज रहे थे। कई चीज़ें ऐसी थी जो वो जानना चाहती थी। इधर ईशा रात के समय सालू के घर पहुंचती है और एक ट्रे में 2 कप चाय लेती है। छत पर जाते ही उसने देखा सालू एक किनारे बैठी हुई थी, चुपचाप गुमसुम। ईशा एक ट्रे को जिसमें 2 चाय के कप थे वहां रखती है। सालू से बिना देखे हुए कुछ चाहिए था। ईशा धीरे से, माफी। वो पैकेट से चॉकलेट निकाल कर फिर से सालू के हाथ में रखती है। फिर टेढ़ी बिठाती है जो सॉरी कहता है और खुद घुटनों पर बैठ जाती है। सालू से एक नज़र देखती है और फिर नज़रें फेर लेती है। तभी ईशा दोनों कान पकड़ती है और सालू उसे देखती है और जाकर दूर बैठ जाती है। लेकिन अब ईशा चुप थी और चुपचाप बस कान पकड़े बैठी थी। 2 मिनट के लिए सालू चुप रही। फिर वो उसके पास आती है और उसे खड़ा करती है। तभी ईशा कहती है, तू जानती है ना मैं ऐसी हूँ, ऑकवर्ड, कंफ्यूज्ड, इनसेंसिटिव हिस्सा है, बट आई केयर यार। सालू नजरें फेरती है। कुछ पल बीत जाते हैं और फिर धीरे से ईशा से कहती है, तू दिमाग मत खराब कर मेरा, चाहे यहाँ से, हो गया ना। ईशा उसकी आंखों में देखती है और ईशा उससे पूछती है, तो गले लग सकती हो ना। सालू धीरे से, तू पूछ भी रही है इस बात को। दोनों गले लगते हैं। चाय की भाप और चुप्पी दोनों एक साथ उठ रही थी। सालू के अंदर की जेलसी अब धीरे धीरे कम हो गई थी और वो ईशा पर अपनी पकड़ मजबूत करती है और मजबूत करने के साथ ही वो उसके बाहों को अपने पास महफूज पा रही थी। ईशा ने सालू से कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तू इतना गुस्सा भी कर सकती है। मैं तो तुझे बहुत शांत समझती थी। शांत मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, वरना अगर कोई और हो तो तू मुझे देख।
हाँ वो ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था जो तू इतना गुस्सा कर रही थी? और जैसे ही फिर से रवीना का जिक्र आया, सालू ईशा से अलग होने की कोशिश करती है और ईशा कहती है, फिर से गुस्सा? नहीं बाबा, चाय पीने जा रही हूँ, फिर से गुस्सा। और बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। कौन है वो? अरे दोस्त है, और कौन है? अच्छा दोस्त भी बन गई। अभी तक तो तुझे इरिटेटिंग लग रही थी। हाँ ठीक है, दोस्त नहीं है, लेकिन अगर किसी से अच्छे से बात कर ली जाए तो तुम्हें कोई परेशानी है? सालू से घूरती हुई नजरों से देख रही थी, जैसे ईशा को समझना चाहती हूँ, उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। कई सवाल थे उसके अंदर जो जानना अब उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपना बहुत ध्यान रखें।